हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड का मतलब क्या होता है? रीजन। फील्ड का मतलब होता है कोई भी रीजन स्पेस में। तो हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा मास की वजह से होता है। पहली बात तो कोई मास हमने ले लिया कैपिटल M। अब अगर हम कोई मास इसके सराउंडिंग में प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे अलग लगेगा, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे अलग फोर्स लगेगा। अब हो सकता है यहाँ पे मास रखा तो हमें फोर्स, इस पे कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये मास अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जब हम मास को रख रहे हैं तो वहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो इसका सराउंडिंग में एक लिमिटेड रीजन तक, सपोज यहाँ पे मास अगर रखते हैं तो इस पे फोर्स नहीं लगता है, यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो वो रीजन मास के अराउंड जहाँ पे अगर हम कोई मास रख दें उस पे क्या लगे? फोर्स एक्सपीरियंस करें। तो इसके अराउंड का रीजन, इसको हमने बोला है फील्ड। इस फील्ड में अगर हम कोई मास रखते हैं, एक्चुअल में हम यूनिट मास रखते हैं। यूनिट मास मतलब 1 kg का मास रखते हैं, फिर जो भी फोर्स इस पे लगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करे। ये वाला मास हम बहुत कम लेते हैं, इसकी वजह से कोई भी फील्ड क्रिएट ना हो। क्या इस फील्ड के बाहर कोई फील्ड है? तो यहाँ पे फील्ड क्या है? ज़ीरो है। तो फील्ड अगर ज़ीरो है तो इस मास पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे। रीजन अराउंड मास वेयर any other mass experience gravitational force is called gravitational field of that mass। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by a unit mass placed in gravitational field।
यहाँ पे एक्चुअल में लिखेंगे यूनिट टेस्ट मास। टेस्ट मास का हम मतलब देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो इतना नोट कर लें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। ये मास अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। 1 kg मास पर डिफरेंट फोर्स लगेगा, 2 kg पर डिफरेंट फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिफाइन कैसे किया है कि इस यूनिट मास पर, यूनिट टेस्ट मास पर कितना फोर्स लग रहा है, वही है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब यूनिट टेस्ट मास का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात, टेस्ट मास हमने क्यों लिया है। टेस्ट मास दैट इज दिस मास produces no gravitational field। उस टेस्ट मास की वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होनी चाहिए। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिखते हैं जी बार, या फिर कहीं कहीं पे ई बार भी डिनोट किया जाता है। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो या तो फोर्स वाले फॉर्मूले से निकालें m इंटू जी, तो g यहाँ से क्या आ गया F/m। फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट मास प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें फोर्स निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड पता हो उस पॉइंट पे, तो हम मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 देखते हैं, इफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट P is 4 meter per second square, then force on mass 4 kg 5 kg placed at P is, क्या आएगा हमारे पास। अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पर पता है, तो क्या हम वहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें g का वैल्यू पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मास हमने रखा है कितना 4 kg का। इस पॉइंट पे फील्ड पता है और मास हमें पता है, तो फोर्स कितना आ गया m इंटू जी। तो F आ गया, मास है ये हमारा 5 kg था,
5 इंटू 4 20 न्यूटन्स। इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो पहला देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड अगर फाइंड करना है तो हम फोर्स निकालेंगे किस पे, यूनिट टेस्ट मास पर, या फिर टेस्ट मास जिसका मास क्या है m0। मास हमारा बहुत कम है तो एक्चुअल में यूनिट मास लिया जाता है। खैर अगर हम m0 भी लेंगे तो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं क्यों। तो सपोज ये हमारे पास कैपिटल M मास है, इससे r डिस्टेंस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो एट r डिस्टेंस g बार इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेस्ट मास रख देंगे। इस टेस्ट मास पर फोर्स देखते हैं ऑन m0। फोर्स हमारा कितना आएगा, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा Gm m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। और नाउ G हमारा क्या था, F अपॉन m। इसको हम वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिख रहे। F अपॉन m, F है हमारे पास Gm m0 अपॉन r स्क्वायर, नीचे हमारा क्या है m0। ये m0 और ये m0 कैंसिल हो गया, यहाँ से G हमारा आ गया Gm बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो इस मास और इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सोर्स मास और सोर्स से कितने डिस्टेंस पर है वो पॉइंट, उस पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते, और G बार इक्वल टू, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास अब वेक्टर के लिए हमें एक ऑरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस कैपिटल M को हम सोर्स मान रहे हैं, तो ऑरिजिन से ये r वेक्टर का डायरेक्शन, ये हमारा स्मॉल m था। इस पे फोर्स कैसा लग रहा, अपोजिट साइड लग रहा। तो r वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो G भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं G इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, G हमारा कैसा आएगा,
अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाला फॉर्मूला हमारा कब करेक्ट है, वेक्टर फॉर्म में, जब हमने इसको ऑरिजिन माना है। तो हमेशा सोर्स को ऑरिजिन मानेंगे और इस सोर्स से ये हमारा आर बार का डायरेक्शन है, ये हमारा एम, ये हमारा वेक्टर आर बार। तो निगेटिव साइन अट्रैक्टिव नेचर को बता रहा, निगेटिव साइन हमारा अट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहा है। नोट कर सकते हैं इसको। अब हमारा g का वैल्यू 0 कब होगा, अगर r की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। एट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी g इक्वल टू gm बाई इन्फिनिटी मतलब 0। तो g आ गया हमारे पास 0। इन्फिनिटी पे g हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर हैं और आउटसाइड हमें ग्रेविटेशनल फील्ड देखना है। तो ये हमारा हॉलो स्फीयर पॉइंट P, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो, ये सॉलिड, ये इसका सेंटर, ये पॉइंट P, R डिस्टेंस, ये हमारा R डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा अगर दोनों स्फीयर्स यूनिफॉर्म हैं, ये स्फीयर अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, तो इस बड़े वाले, इसका मास अगर कैपिटल M है, इसका भी मास हम कैपिटल M ले रहे हैं, इस मास की वजह से इस हॉलो स्फीयर को हम एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर सकते हैं, और इस P पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। G आएगा GM अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसको पॉइंट मास की तरह एज्यूम किया जाता है। इसका प्रूफ भी देखेंगे, अभी हम नहीं देखेंगे, इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। तो GM बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फॉर
outside points, their masses is concentrated at center of sphere, or simply they behave as point mass। तो पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनका जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये हमारा सपोज हॉलो स्फीयर है, और सेंटर से इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, मास m कॉमा रेडियस कैपिटल आर। अब किसी भी सरफेस पे अगर देखेंगे, ऑन सरफेस g इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे? ये तो हमारा पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये सारा मास चला गया सेंटर पे। सेंटर से कितने डिस्टेंस हो गया? r डिस्टेंस पे। सरफेस हमारा कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पे। तो g आ गया gm बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब अगर हम अर्थ की बात करें, हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, यूनिफॉर्म बस होना चाहिए। अगर हम अर्थ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो अर्थ के सरफेस पर होगी वो अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड कर रही है, ना ही ऑब्जेक्ट के मास या फिर ऑब्जेक्ट के रेडियस पर। पहले इतना नोट कर ले, हम उस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगर हम अर्थ के लिए देखें, अर्थ को हम सबसे पहली बात यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मानते हैं। इसका मास सपोज m और रेडियस r। तो ऑन सरफेस पर हमारी g की वैल्यू क्या होती है, जो हम 9.8 लेते हैं, और बाद में देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आती है। तो अभी हमें बेसिक देखना है कि अर्थ को हमने यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना है। एक्चुअल में अर्थ कैसा होता है, हमारा जियोइड शेप का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ पे थोड़ा सा फ्लैट होता है, इक्वेटर पर थोड़ा सा कर्व रहता है। और हम बात करते हैं इस केस की। सरफेस पर अगर देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, g इक्वल टू जी एम बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो हमारा g डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास प्लेस्ड एट
सरफेस ऑफ अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके मास पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन मास कॉमा रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर जो भी दूसरा प्लैनेट होता तो प्लैनेट। इसीलिए अगर हम पेन को ड्रॉप करें और एक फेदर ड्रॉप करें वैक्यूम में तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन सेम का मतलब अगर 0 से 1 सेकेंड में हमने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकेंड में जितनी भी वेलोसिटी होगी फेदर के लिए उतनी ही वेलोसिटी होगी इस मार्कर के लिए। तो दोनों सेम टाइम पे आते हैं, दोनों की स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है और सेम टाइम पे स्ट्राइक करते हैं अगर हम वैक्यूम में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है? फाइंड रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन प्लैनेट ए एंड बी, ऑन प्लैनेट्स ए एंड बी, अगर उनका मास, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका रेडियस r1 और इसका रेडियस r2। अगर दोनों का मास क्या है? सेम है। तो पहला केस देखते हैं। फर्स्ट, जब m1 इक्वल टू m2 है तब उस केस में रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? g1 अपॉन g2 हमें फाइंड करना है। हमें पता है g क्या होता है? gm बाई आर स्क्वायर। अगर मास सेम है तो यहाँ से g और m तो हट जाएगा, एज m इज सेम, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं g1 अपॉन g2 इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। मास सेम है तो ये पूरा हट जाएगा, g तो हमारा कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, और क्योंकि अपॉन में करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यहाँ से हम R2 कितना हमारे पास R2 है अपॉन R1 का होल स्क्वायर, यही आंसर आएगा। इसको नोट कर लें। पार्ट में क्या है? इफ दे हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब सेकेंड, डेंसिटी हमारा क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी क्या हो? सेम हो। अब हमें g का फॉर्मूला पता है, gm बाई आर स्क्वायर।
तो सबसे पहले इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिख लेते हैं एज डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आ गया हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं G इक्वल टू जी M को लिख सकते हैं रो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारे पास स्फीयर है। अभी हम जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं डेंसिटी के टर्म्स में, अपॉन नीचे क्या था आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये कैंसिल 4/3 पाई रो जी आर। तो अगर डेंसिटी सेम है, एज डेंसिटी हमारा सेम है या फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आ गया हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़ क्या है सेम है, हटा सकते हैं, G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे आ गया G1 अपॉन G2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। पहले का रेडियस R1 था, दूसरे का R2, तो हमारा ये आंसर आ गया सेकंड वाले पार्ट का। इस फॉर्मूले को हम याद भी कर सकते हैं डेंसिटी के टर्म्स में, 4/3 पाई रो जी आर। लिख लें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी G इक्वल टू 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर।